नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नीति लाई गई है, जो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई है, उसके बारे में है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि इस तरीके की नीति जो है हमारे देश में कब और पहले लाई गई है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ जो हमारे कानूनी अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये नीति उन पर प्रभाव डालती है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई नई ई कॉमर्स रूल्स के बारे में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये रूल्स लाए गए हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश में और ई कॉमर्स कंपनी के व्यवसाय में, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ। तो आज का एमसीक्यू ये है कि नीलावती बेहरा केस निम्न में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन ए है ये निजता के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन बी है ये समानता के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी है ये मुआवजे के अधिकार से संबंधित है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वह आज का ये है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति क्या है, इसके फायदे और नुकसान बताते हुए चर्चा करिए। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे स्कैन करके आप सीधे हमसे टेलीग्राम हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर, जो है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के बारे में, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात करता है। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में उनकी पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि जनसंख्या नीति है, वो रिलीज करी है। तो इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि सकल प्रजनन दर, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, जो आज उत्तर प्रदेश का 2.7 है, उसे 2026 तक 2.1 तक लाया जाए। और इसके लिए बहुत जल्द एक कानून भी, एक एक्ट भी पारित होने वाला है उत्तर प्रदेश असेंबली से, ऐसा सरकार के द्वारा वहां की बताया गया है। तो यूपी पॉपुलेशन बिल, जिस कानून को बनाने वाले उस बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या कहता है। इसका पूर्ण नाम जान लेते हैं पहले। यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल, मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करना है, इसको स्थिर बनाना है और यहाँ पर कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये लाया जा रहा है, ये इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नियम लाए गए हैं उनमें से जो मुख्य नियम है वो ये है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होगी, मतलब हर दंपति के 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। अब यहाँ पे जब 2 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स, सब्सिडीज और जो बेनिफिट दिए जाते हैं, उनका फायदा उस दंपति को, उस परिवार को नहीं मिलेगा जहां पे 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। अभी बात ये आती है, क्या इस प्रकार का कानून कोई पहली दफा आ रहा है? तो उत्तर है नहीं। ग्लोबल एक्सपीरियंस, अगर हम वैश्विक अनुभव को देखें तो यहाँ पर इस तरीके के कानून काफी बार लाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ऑलरेडी कमजोर तबका है, जो हाशिए पे ऑलरेडी कम्युनिटीज है, उन पर इसका अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इस तरीके के जब भी कानून लाए गए हैं, तो ये कानून क्यों लाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, उनका यह कहना है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेस हमारे पास में लिमिटेड है, मतलब प्राकृतिक जो हमारे पास में संसाधन है और जो दूसरे हमारे पास में आर्थिक संसाधन है, ये सीमित है। और बढ़ती पॉपुलेशन को, अगर बढ़ती जनसंख्या को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरी जनता पे पड़ेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं द स्टेट विल नॉट बी एबल टू गारंटी बेसिक राइट्स टू सिटीजन, जिसके चलते हुए सरकार बेसिक जो राइट्स है, जो मानव अधिकार है, जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको नहीं अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को दे पाएंगी। तो क्या मेजर की बात की गई है अंडर द ड्राफ्ट?
तो पहली बात की गई है बेनिफिट फॉर पब्लिक सर्वेंट हु अडॉप्ट 2 चाइल्ड नॉर्म्स। तो अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, अगर आपको पंचायत के इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो इसके लिए जरूरी होगा कि आपके 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 से अगर अधिक बच्चे होते हो तो आप इन पदों के लिए अयोग्य साबित होंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ पनिशमेंट के नाम पे यहाँ पर डिसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। 2 होते हैं, एक होता है इंसेंटिव का अगर हम लोग अगर अपोजिट देखें तो ये होता है डिसइंसेंटिव्स। तो डिसइंसेंटिव्स क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रमोशन, लोकल बॉडी के इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग जिनके 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं। अब बात यह है कि इस पे जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इससे हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे और जो दूसरे अधिकार हैं उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, माफ कीजिएगा, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ प्रशासन का ये केस है 2009 का। इसमें बताया है कि महिला जो है इसे रिप्रोडक्टिव डिसीजंस लेने का पूर्ण अधिकार है और ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अभिन्न अंग है। मतलब प्रजनन से संबंधित जो अधिकार है ये पूर्ण कौन डिसाइड करेगा, इस पर कौन डिसीजन लेगा, ये अधिकार महिलाओं को पूर्णतः है। और ये पर्सनल लिबर्टी जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसी का एक पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर महिलाओं का अधिकार होता है। तो अगर सरकार इस डोमेन में जाती है तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उसके अलावा प्राइवेसी जजमेंट, पुट्टास्वामी जजमेंट के नाम से जो जाना जाता है, 2017 का केस है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात की गई है। मतलब आपके निजी मामलों में सरकार वहां तक ही हस्तक्षेप कर सकती है जहां तक वो रीजनेबल हो, जहां तक वो योग्य मानी जाए। अगर उसकी लाइन क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं ये किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो जब रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन वाला एक यहाँ पर डिसीजन की बात आती है, निर्णय की बात आती है, और उस एरिया में अगर सरकार आए, अगर सरकार यहाँ पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप 2 बच्चों से ज्यादा पैदा ही नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट जाता है, मतलब प्राइवेसी जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। उसके अलावा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बताया गया है एन ऑलरेडी स्कीव्ड सेक्स रेशियो में भी कंपाउंडेड। तो यहाँ पर इसका एक बुरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ सकता है कि हमारे देश में लिंगानुपात देखें तो अपने आप में ये काफी बड़ा है। 918 तक आ गया है, जो पहले 935 934 हुआ करता था पिछले सेंसस में, और अभी 2021 के सेंसस आना बचा ही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में, हमको पता है कि सामाजिक स्तर पे लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है दंपतियों की, और हमारे समाज में ये एक आशा होती है कि उनके कुल दीपक आए, उनके लड़के हो। लड़कियों से ज्यादा तवज्जो अभी भी लड़कों को दी जाती है। उसके चलते होगा ये कि आप अगर केवल 2 ही चिल्ड्रन के लिए रखेंगे तो जो एक फीमेल फेटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, अगर ऐसे समाज से जो आते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं जिसमें लड़कों को तवज्जो दी जाती है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि 2 बच्चे और दोनों बच्चों में दोनों ही लड़कियां हो। तो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ने की काफी ज्यादा आशंका है। एक और बात ये कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, ऐसे ही तरीके की एक पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, जनसंख्या नीति जो है, वो लाई गई थी हरियाणा में। उसके चलते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको योग्य साबित करा था। तो हो सकता है यूपी के केस में भी ये असंवैधानिक नहीं घोषित हो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। तो चलिए, भारत में अगर हम देखें तो जनसंख्या एक बड़ी समस्या रही है, इस बात को मानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी जनसंख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हुई है, ये चीन जैसे देश को भी पीछे छोड़ देगा। तो अंदाजा लगाया गया है कि 2022 को, मतलब अगले ही साल, यहाँ पे भारतीय जनसंख्या जो है वो चीनी जनसंख्या से ज्यादा हो जाएंगी और 2030 तक ये लगातार बढ़ती ही रहेंगी। तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि किस तरीके से हम हमारे जो रिसोर्सेस है, हम हमारे जो प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन है, उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो अपने आप में इसीलिए जनसंख्या कहीं ना कहीं जहाँ डिबेट चलता है, उसके पक्ष में ये जरूर बोला जाता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा
जरूरी है, नहीं तो नागरिकों तक जो उनकी बेसिक राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार है, वही नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात इन दो आर्टिकल में जो हमने डिस्कस करे उनमें एक और महत्वपूर्ण बात ये की गई है कि अगर आपको जनसंख्या कंट्रोल ही करना है, समस्या तो हमने जान ली, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए क्या केवल यही एक रास्ता है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी ऐसे कुछ कदम उठाए और जो नहीं माने उनको हम सरकारी फायदे नहीं दे? नहीं, इसके अलावा भी एक रास्ता बताया गया है कि यहाँ पर आप लड़कियों को, खासकर लड़कियों को आप एजुकेट कीजिए, उनको साक्षर कीजिए और उसके साथ में आप गरीबी हटाइए, हेल्थ सर्विसेज तक की जो पहुंच है महिलाओं तक उसे बढ़ाइए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव और जो अदर फैमिली प्लानिंग के जो दूसरे रास्ते हैं वो हम कहीं ना कहीं ओपन करके यहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल को कर सकते हैं और ये भारत में ही मुमकिन होते हुए देखा है हमने। अगर हमारे दक्षिणी 5 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है क्योंकि यहाँ की हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंची है, महिलाओं तक जो फैमिली प्लानिंग के जो फायदे हैं वो पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम उठाने की आवश्यकता है, ये भी इस आर्टिकल। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पर चीन का उदाहरण ले। चीन में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी आई और उस 2 चाइल्ड पॉलिसी को अभी हटा दिया गया है। क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण ये है कि TFR जो कि है फर्टिलिटी रेट, जो कि ग्रॉस फर्टिलिटी रेट की हमने जो बात करी थी या टोटल फर्टिलिटी रेट की जो हमने बात करी थी, सकल प्रजनन दर, ये चीन में काफ़ी कम हो गया है। तो आपकी जो जनसंख्या है उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि 2.1 यहाँ पे फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, लेकिन ये चीन में नीचे जा रहा था, जिसके चलते ये भविष्य में हो सकता था चीन में कि यहाँ पर जो वयोवृद्ध जनसंख्या है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और युवाओं की संख्या कम हो जाए। भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए हमको अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बड़े सोच समझ के उसे उठाने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात कर रहा है ई कॉमर्स रूल्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स लाए गए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट रूल्स, ई कॉमर्स रूल्स का तैयार किया गया है। तो क्या कहते हैं ये प्रपोज्ड रूल्स? सबसे पहली बात इसमें ये कही गई है और इसका उद्देश्य ये है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें, अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल शॉप्स है, लोकल शॉप्स मतलब जो हमें फिजिकल रूप में दिखाई देती है, जो ट्रेडिशनली हमारे भारत में रही है, इन दुकानों को सपोर्ट करने के लिए रूल्स कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि ई कॉमर्स जो स्टोर्स है, स्पेशली जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है, इन पर एक अतिरिक्त भार होता हुआ दिखता है। तो अगर ई कॉमर्स एंटिटी विल बी लाइबल इन केस सप्लायर्स ऑन प्लेटफॉर्म फेल टू डिलीवर द गुड्स टू कंज्यूमर कॉजिंग देम अ लॉस। तो अगर ऐसी स्थिति जहां पर ई कॉमर्स कंपनीज सप्लाई नहीं कर पाती है सप्लायर की गलती के कारण, मतलब यहां पर ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, एक सामान को दुकानदार से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक ले जाती है। अब यहाँ पर जो दुकानदार, जो सप्लायर है, अगर वो सामान देने में देरी करता है या वो नहीं दे पाता है तो उसके लिए लायबल ई कॉमर्स कंपनी होंगी जो कि दुकानदार और कंज्यूमर को जोड़ती है। मतलब यहाँ पर जो मिडिल पर्सन है वो जिम्मेदार होगा फर्स्ट पर्सन की गलती के लिए, जो अपने आप में कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार बताया जा रहा है ई कॉमर्स कंपनी के लिए। तो ये जो लाइबिलिटी है, क्या ये अपने आप में जस्टिफाइड है? उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भारत में निवेश हो रहा है, जो सीधा निवेश होता है, वो होता है मार्केट प्लेस मॉडल में, फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा। और यहाँ पर मार्केट प्लेस मॉडल की अगर हम बात करें, द प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज। तो ये मार्केट प्लेस मॉडल में ई कॉमर्स कंपनी हो गई या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका बहुत कम नियंत्रण होता है इन्वेंट्रीज पे। जैसे मैंने बताया, जो फर्स्ट पर्सन है सप्लायर, इन पर काफ़ी, और इनकी जो इन्वेंट्री होती है इस पे काफ़ी कम इनकी पकड़ होती है। तो अगर उस एंड से कुछ गलती होती है तो भी इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अपने आप में ये कितना उचित है इनको जिम्मेदार ठहराना, ये प्रश्न इस आर्टिकल में किया गया है। और एक और बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इश्यूज हम डिस्कस करते हैं, फिर एक अंतिम बात जिस आर्टिकल में की गई उस पर जरूर आएंगे। तो और इश्यूज क्या बताए गए हैं? सबसे पहले एम्बिग्यूटी इन रूल्स मैंडेटिंग द नन ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटेड पार्टीज कैन सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर
कोई भी पार्टी जो है वो डायरेक्टली, ये प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं सेल कर पाते हैं, इनको मिडिल मैन की भूमिका में रहना ज़रूरी ही होगा। उसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैड कॉल्ड फॉर कंसीडर्ड अप्रोच इन मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स ऑन इश्यूज सच एज। तो सीसीआई ने यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा संज्ञान लिया है और कुछ चीज़ों पर इन्होंने यहाँ पर क्या अप्रोच लिया जा सकता है, क्या इश्यूज पे बात की गई है वो देखते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट ऑफ फर्म्स विद द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होते हैं, जो करार होंगे फर्म्स और प्लेटफॉर्म के बीच में, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सीसीआई देखेगा, उसकी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हम कि कुछ गलत ना हो, इसके लिए वो ध्यान रखेगा। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू देयर ओन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो फ्लिपकार्ट पे लिखा रहता है कि फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, या अमेजन पे देखते हैं तो लिखा रहता है अमेजन चॉइस, और जब भी हम उनका कैटलॉग देखते हैं तो उनमें ये सबसे ऊपर होते हैं। अब इन विशेष कुछ प्रोडक्ट्स को ही ये टैग क्यों मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म से संबंधित होते हैं या इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनको तवज्जो देने के लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट या अमेजोन खुद ही यहाँ पर एक एश्योरेंस देता है, जिससे कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो मोर टिल्टेड होता है, उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है एंड ऐसे प्रोडक्ट की ओर जो कि अश्योर्ड या सर्टिफाइड हो खुद इन ई प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। उसके अलावा डीप डिस्काउंट ऑन कंपटीशन। तो उसके अलावा कंपटीशन पे जो इन खुदरा दुकानों पर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये दिवाली या फेस्टिवल सीजन में जिस तरीके से अगर हम सुनने में आता है कि बिग बिलियन डे आया है अमेजन का, या फ्लिपकार्ट का सेल वीक है जिसमें दाम बहुत कम कर दिए जाते हैं इन सारे सामानों के, तो उसके चलते हुए जो दुकानें हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो डीप डिस्काउंट ऑन कंपटीशन जो है इस पर भी निगाहें रखेंगी सीसीआई, और इससे कोई अनुचित चीज़ें ना हो इसके लिए शायद अगर ऐसा होता है डीप डिस्काउंट से कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है प्रतियोगिता पे, कंपटीशन पे, तो उसको भी शायद सीसीआई रुक सकता है। उसके अलावा रूल्स रिक्वायर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई गुड बेस्ड ऑन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी जो है इनको ये भी बताना जरूरी है कि जो गुड्स आ रहे हैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। जैसे भारत में हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, की जा रही है, पिछले एक साल से मेड इन इंडिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लोगों को कोई ना कोई दिलचस्पी होती ही है कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो कौन से देश से आ रहा है, और स्वदेशी को ज़्यादा प्रीफर लोग अभी कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं पिछले एक वर्ष से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा रिस्ट्रेंस ई कॉमर्स वर्क फ्रॉम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर अगर आप कंज्यूमर से रिलेटेड, आपके पास में ई कॉमर्स कंपनी जो है उनके पास में ईमेल होता है, फ़ोन नंबर होता है और दूसरी तमाम डिटेल्स होती है, तो ये सब आप बिना अनुमति के शेयर नहीं कर सकते किसी के भी साथ। आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी कंज्यूमर की। उसके अलावा प्रोहिबिशन फ्रॉम एब्यूजिंग डोमिनेंस। अब यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनीज देखें तो हमारे इतने बड़े देश में हमारे मुंह पे केवल दो ही कंपनी सबसे पहले आती है, अमेजन और फ्लिपकार्ट। तो ये डोमिनेंस जो है इनका मार्केट में बने नहीं, और मोनोपोली या यहाँ पे केवल दो लोगों के बीच में ही कॉम्पिटिशन ना रहे, जिससे सारे मार्केट को ये कंट्रोल करने लग जाए, प्राइसेस अपनी मनमानी करे, तो ये डोमिनेंस ना बनने, इसके लिए भी सीसीआई कदम उठा सकता है। और कहीं ना कहीं इन रूल्स में भी इन चीज़ों को एड्रेस किया गया है। तो हमने जिस तरीके से देखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स लाए गए हैं, इसके लिए इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।